गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। साथियों, प्री बीएड प्री डीएलएड की आज की द्वितीय क्लास है, क्लास 2। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएं। आपके सिलेबस पे मैं बात करूं तो ये क्लास फर्स्ट है, ठीक है, लेकिन हम क्लास 2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट में हमने ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है ना। वर्ण विचार आपके सिलेबस में पहला चैप्टर है जो आपको देखने को मिल जाएगा जब आप सिलेबस में देखोगे, ठीक है। तो वर्ण विचार पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे साथियों, क्लास लंबा होगा, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। स्वर व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ अक्षर, वर्तनी और लिंग के बारे में भी हम इस एक ही वीडियो में इस पूरे अध्याय को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो पर आते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं वर्ण की तो ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, आप सभी जान रहे हैं। जब हम बात करते हैं वर्ण की तो ये जो वर्ण है आपको दो प्रकार मिलेंगे, एक तो है स्वर वर्ण और दूसरा आपको मिलेंगे व्यंजन वर्ण। सभी साथी जान रहे हैं स्वर और व्यंजन वर्ण जो है दो प्रकार के होंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब इन्हीं में पहला हम देखने जा रहे हैं स्वर, जिसे अंग्रेजी में वावेल्स कहते हैं। तो अब ये स्वर होता क्या है? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात ये क्या है साथियों, स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। जैसे मान लो आ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आ, क्या इसको बोलने के लिए किसी और की सहारे की जरूरत है? किसी प्रकार के बैसाखी की जरूरत नहीं है। आ एक स्वतंत्र है, अर्थात ये किसी की सहायता नहीं लेता और यही वर्ण स्वर कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं मान लूं यहां पर एक शब्द लिखा हूं का, तो ये स्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क को जब आप उच्चारण करोगे साथियों, देखो क को जब आप उच्चारण करोगे तो क धन आ, ये दोनों का उच्चारण हो, अर्थात ये जो क शब्द वर्ण है वो अ के साथ में जुड़ा हुआ है, अकेला नहीं है। इस क को बैसाखी की जरूरत पड़ रही है अ की, जबकि अ को पड़ रही है क्या जरूरत? नहीं। तो यही अ शब्द क्या है? आपका स्वर कहलाता है, अर्थात वह वर्ण जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं। कब सहारा नहीं लगता? उच्चारण के समय, ठीक है ना। तो वह वर्ण जिसको उच्चारण के समय किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, स्वर वर्ण कहलाता है। समझ गए? अब ये स्वर वर्ण की संख्या देखो, परंपरागत रूप से जब आपके प्रश्न में आए तो परंपरागत रूप से 13 प्रकार के स्वर होंगे और मूल रूप से 11 प्रकार के स्वर होंगे, ठीक है। कैसे कैसे? परंपरागत में 13 और मूल में 11। अब ये जो मूल 11 है और ये परंपरागत 13 है, इसमें क्या हटा और इसमें क्या दो जुड़ा? इसमें 2 जुड़ा और इसमें 2 घटा और इसमें 2 ऐड हुआ है। अब वो क्या है सोचेंगे, है ना भाई? तो देखो, ये जो 2 जुड़ा हुआ है या हटा जो हम देख रहे हैं, 11 में 2 हटा, 13 में 2 जुड़ा है ना भाई। तो ये क्या है? अंग और आहा, ठीक है, यही 2 चीजें हैं। अब देख लो 13 स्वर आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे। आप जोड़ो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आहा, कितना हुआ? 12। और ऋषि के को तो हम खा गए जी, 13 हो गए ना। देखो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आहा, कुल 13 हो गया। अब करके देख लो, ऋषि को हटाना नहीं है, ठीक है। और जब अंग और आहा को
हटा दिया जाता है तो वही 11 बनता है। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न में यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। कैसे बनता है? आपके जब प्रश्न आएंगे ना तो विकल्प में 13 या 11 रहेगा, आप याद रखना इस बात को। ठीक है, प्रश्न भी आएगा तो परंपरागत रूप से या सामान्य हिंदी वर्णमाला ऐसा भी प्रश्न आता है। 13 और 11 में आपको क्या करना है वो विकल्प से पता चलता है। ठीक है ना। अब चलिए स्वर वर्ण को समझ गए होंगे। अब इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। देखो अब इसको मात्रा या उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं साथियों। और ये जो प्रकार है मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार की होंगी, आप सभी साथी जान रहे हैं। स्वरों का 3 प्रकार है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर क्या क्या है आप देख पाएंगे। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है हमारा दीर्घ संयुक्त, या इसको और क्या बोल सकते हैं, प्लुत बोलते हैं ना भाई, प्लुत, दीर्घ संयुक्त या प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। चलिए ये तो हो गया प्लुत ना। ह्रस्व क्या है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब एक छोटी सी मात्रा का समय बहुत कम, जैसे अ। अब देखो अ ई उ री, अ ई उ री, एकदम जल्दी बोल डाल रहे हो ना, बोलने में क्या लेट लग रहा है? नहीं, ये ह्रस्व है। और दीर्घ है तो ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा दीर्घ में। इसमें बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा उ आता है। ठीक है, देखो यहां पर एग्जाम्पल देख लो। आ ई उ, आ ई उ, बड़ा है तो थोड़ा लंबा स्वर जा रहा है ना भाई उच्चारण में। तो आप देखो ऐसे प्रश्न को ना आप उच्चारण करोगे ना तो ही समझ में आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उच्चारण करके बता सकते हो। अ ई उ री, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ में आ ई उ, ये तीनों। ठीक है, अब बाकी जो है ए ऐ ओ औ, अब ये है दीर्घ संयुक्त या प्लुत। ठीक है, ए ऐ ओ औ। देखो अब दीर्घ संयुक्त या ये जो है 4 ए ऐ ओ औ। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो ये स्वर मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। अब देखो ये जो मैं लिखा हूं ना इसको आप अच्छे से समझो साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहां पर देखो स्वरों का उच्चारण स्थान याद रखना, यही आता है एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंठय स्वर अर्थात कंठ से बोला जाने वाला। देखो अ आ, आप बोल के देखो ना, एक गला में आप घनघनाहट उत्पन्न हो रही, कंठ में हो रही है ना, आ झंझनाहट हो रहा है। तालव्य, तालु, जीभ के ऊपर वाला दाढ़ा का जो हिस्सा है ना, तालु, तालव्य बोलते हैं। ई ई, ओष्ठ मतलब होठ, होठ का उपयोग होगा ओष्ठ। उ उ, होठ एकदम गोल हो जा रहा है ना भाई, उ उ। ठीक है ना, उसके बाद मूर्धन्य री, मूर्धन्य री, जीभ के जो बाहरी भाग, ठीक है ना, वो है री, ऐसा रारे जैसा आ रहा है। अब कंठ और तालव्य आप देख लो, कंठ का भी और तालव्य का भी। तालव्य मतलब ऊपरी हिस्सा है ना, ए ऊपरी हिस्सा का भी उपयोग हो रहा है ए, और कंठ और होठ दोनों का उपयोग हो रहा है ओ औ, गोल भी हो रहा है और टोटा भीतरी कोतिले भी आवाज आते ना भाई। तो ये है उच्चारण स्थान। ठीक है ना, इसको भी आप बिल्कुल समझ के रखो। देखो मैंने अभी कहा था वर्ण की जब बात की थी वर्णमाला में, तो वर्ण की परिभाषा मैंने क्या बताया, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 बताया। अब स्वर वर्ण की परिभाषा मैंने बताया। ठीक है ना, तो स्वर वर्ण 11 है, व्यंजन वर्ण 39 है, और अयोगवाह वही जो मैंने आपको कहा ना साथियों 11, यही जो अयोगवाह है यही स्वर है।
अयोगवाह अंक और आहा, अंग और आहा, याद रखना इसको, पेपर में आ जाता है। अयोगवाह क्या है? अंग और आहा ही अयोगवाह है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब हमने कहा तीन भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिसे संयुक्त मैंने कहा वही प्लुत है, उसी का नाम ही प्लुत है। ठीक है ना? इसको मैं दूसरे तरीके से भी इसलिए बता रहा हूं। देखो आ ई उरी, दीर्घ में आ ई उ ए औ ओ, प्लुत में क्या है? थोड़ा लंबा स्वर जो आता है। ठीक है, ये सब स्वरों के वर्गीकरण पर जब हम बात करें साथियों, तो इसको आप याद रखो, यहां से 1 नंबर का यहां से भी प्रश्न आपका बनता है। देखो मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार का होगा। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार होगा, मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार, होंठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर 2 प्रकार और प्राणत्व के आधार पर भी 2 प्रकार। अब किसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये आप बिल्कुल रट्टा मार लो, स्क्रीनशॉट कर लो भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपका 1 नंबर बनता ही है, आप एग्जाम उठा के देख लो। ठीक है ना? तो स्वर, आशा है मेरे को ये स्वर समझ में आया होगा। ठीक है ना? नहीं आया होगा एक बार रिपीट कर लेंगे और कंप्लीट देख सकते हैं साथियों। बिल्कुल आपको याद हो जाए, आपको तैयारी हो जाए, हम यही चीज करवाते हैं। चलिए अब देखो, अब वर्ण में हमने 2 चीजें बताया था। क्या क्या बताया था वर्ण में? एक तो हमने कहा था स्वर और एक कहा था व्यंजन, है ना भाई? अब स्वर तो हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे व्यंजन क्या होता है। ठीक है ना भाई? अब देखो ये व्यंजन, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब व्यंजन क्या है? परिभाषा को समझो, परिभाषा को जानो। देखो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, अर्थात देखो स्वर में मैंने बताया साथियों कि इसको किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाता है स्वर। लेकिन व्यंजन क्या है? अब व्यंजन को बैसाखी की जरूरत होती है ना भाई? व्यंजन को वैसाखी की जरूरत होगी। अब कैसे होगी? स्वर, व्यंजन हमेशा स्वर के साथ जब मदद करेगा, स्वर के मदद के बिना नहीं बोला जा सकता। मैं उदाहरण भी दिया ना आपको, क्या उदाहरण दिया? क। अब ये जो क है व्यंजन है, और इसको जब उच्चारण करोगे क धन अ, क क क अ, लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है। तो क्या है? ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे बहुत सारे हैं ना व्यंजन, सभी तो व्यंजन हैं स्वर के अलावा, क ख ग ब म च, ये सभी है भाई, है ना? सब में आ रहा है, देख रहे हैं आप, देख लेंगे। ठीक है ना? व्यंजन की परिभाषा समझ गए। उसके बाद देखो, अब मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33 है। अब इसमें द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन को जोड़ देने पर इसकी संख्या 35 हो जाती है। जैसे मैंने कहा स्वर में स्वर की संख्या रहने को 11 है, लेकिन अयोगवाह को जोड़ देने से ये 13 बन जाता है। ठीक वैसे ही व्यंजन की संख्या 33 है और इसमें द्विगुण व्यंजन को जोड़ देने से इसकी जो संख्या है 35 हो जाती है। समझ गए ना? अब व्यंजन का वर्गीकरण, इनके प्रकारों पर जब हम चर्चा करेंगे तो देखो अब स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है ना? सबसे पहले देखो स्पर्श व्यंजन पहला प्रकार, अंतस्थ व्यंजन दूसरा प्रकार, ठीक है, उष्ण या संघर्षी व्यंजन तीसरा, संयुक्त व्यंजन चौथा प्रकार, और एक और पढ़ोगे आप साथियों
पांचवा जो है द्विगुण व्यंजन। अब इनको देखें, सबसे पहले आता है हमारा व्यंजन के प्रकार में स्पर्शी व्यंजन। याद रखना इस बात को, ये व्यंजन में से प्रश्न भी आपका बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक फार्मूला आप यहां जो लाल कलर में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो, कतामुदओ, 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 है ना। याद रखना इसको, ऊपर से नीचे वाला है, इसको एक लाइन से याद रखना, कतामुदओ, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। अब ये होगा क्या, देखो, क से क ख ग घ अंगा तास। अब ये तालव्य है ना, क से कंठ, त से तालव्य, म से मूर्धय और द से दंतथ और ओ से ओष्ठय, ठीक है, उसी से उच्चारण होता है, याद रखना। अब देखो यहाँ कतामुदओ, क ख ग घ अंगा, ता में आएगा च छ ज झ, ये इसको तो अनाराम सबको पता है जी, पच लेना है आपको, क ख ग घ अंगा, छ छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न। ये ता में कौन आएगा, क ख ग घ अंग, ये 5 तक क में आया, छठवा से फिर 10 तक ता में आया, 11 से 15 म में आया, ऐसा, ठीक है, समझ गए। और पहला अल्प प्राण है, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक है ना। देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे 1 3 5 अल्प प्राण है और 2 तथा 4 महाप्राण है। पांचवा अनुनासिक है, याद रखना, पांचवा अंगा, इया, ये सब अंगा, जो गंगा लगता है ना, गंगा, ये अनुनासिक। तो देखो ग ये और गा ऐसा भी लिखते हैं, गंगा, यही अनुनासिक है। ये जो अल्प प्राण लगा है ना अंतिम, यहीं से मिलकर बनता है गंगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखो अनुनासिक को नाक व मुंह दोनों से बोलते हैं, गंग गंग, बोल रहे हैं कि नहीं, इया, आड़ा, न, म, कितना झंझनाहट उत्पन्न हो रहा है। और यही वजह है अक्सर बच्चे ना, देखना, इसका उच्चारण बहुत लेट से कर पाते हैं, आप गौर करेंगे इस बात को, ठीक है ना। तो ये स्पर्श है, कतामुदओ फार्मूला है, ट्रिक है, आप उसको याद रखो और इसको तो बिल्कुल आप क्रम से याद रख लो, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है। अब उसके बाद देखो दूसरा आता है साथियों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है, इसके भी 4 है, यरा लवा अंतस्थ है, याद रखना, अंतस्थ व्यंजन, यरा लवा अंतस्थ व्यंजन, यरा लवा अंतस्थ व्यंजन, यरा लवा अंतस्थ व्यंजन, यरा लवा अंतस्थ व्यंजन, यरा लवा, याद रखो दिमाग में। उष्ण या संघर्षी, अब यहां देखो उष्ण या संघर्षी व्यंजन, उष्ण मतलब होता है उष्मा, उष्मा माने गर्मी, भाप होते ना भाई। तो अब उष्ण, अब उस स हा, हाथ को रखो सामने और स करके देखो, भाप जैसा निकल रहा है, स ह, भाप निकल रहा है ना, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है उष्ण या संघर्षी व्यंजन। उष्मा निकलती है, इस व्यंजन को बोलने से उष्मा निकलती है, इसलिए क्या नाम है इसका, उष्ण या संघर्षी व्यंजन। रट लेना भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा, रट लेना, मैं बता रहा हूं अगर नंबर लाना है। चौथा बिंदु देखो संयुक्त। अब ये संयुक्त अक्षत्र ज्ञ औस्रा, संयुक्त मतलब ये 2 वर्णों से बना है। देखो अक्षर किससे बना है, क और स से, त्र किससे बना है, त और र से, ज्ञ किससे बना है, ज और इया से, और स्र किससे बना है, स और र से। अब यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जो है ना आपका सीधा बोल देगा, अच्छा किससे किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन वाले प्रश्न में आपका वैकल्पिक में ये प्रश्न आ चुका है भाई कई बार विविध परीक्षाओं में, इसलिए मैं बोलता हूं ये व्यंजन को आप बिल्कुल रट ही लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से। और स्वर में आपके प्रकारों को रट लेना भाई, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, आपका प्री बीएड हो या प्री डीएल हो, ठीक है। अब पांचवा अंतिम है, देखो इसमें व्यंजन में अंतिम द्विगुण व्यंजन। मैंने कहा जब व्यंजन की बात की जाती है तो 33 होता है, और जब द्विगुण को जोड़ दिया जाता है तो ये 35 हो जाता है, मैंने कहा था ना। अब ये जो द्विगुण है, अरा और अंगा, ढ और डा, अरा जो भी पढ़ते हो है ना,
अंगा अड़ा ड ढ ड ढ ढ ढ अंगा बोलते हैं ना, तो यही क्या है आपका द्विगुण व्यंजन। ठीक है ना, जैसे गाड़ी में लगता है, दाढ़ी में लगता है, साड़ी में लगता है कि नहीं लगता है। हाँ, तो ये 5 प्रकार हैं व्यंजन के, आप सभी इसको याद कर लेना भाई। तो हमने अभी देख लिया स्वर और व्यंजन, ये क्या है, अब वर्ण है। ठीक है, 2 प्रकार के वर्ण था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। समझ गए। चलिए अब हम आते हैं, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको तो हमने समझ लिया है। ठीक है ना, अक्षर को देखो, अक्षर होता क्या है। अक्षर अब दूसरा है ना आपका, दूसरे टॉपिक पर हम आ गए हैं। अक्षर की परिभाषा एक बार समझ लो। ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। मतलब जिसका उच्चारण, जिस ध्वनि समूह का उच्चारण, ठीक है, एक नहीं होगा ना ये समूह। अब जिस ध्वनि या समूह का उच्चारण या तो एक भी हो सकता है या समूह में हो सकता है, और इसका जो उच्चारण है एक ही सांस में होता है, तो वही कहलाता है अक्षर, है ना भाई। तो इसलिए देखो, एक अक्षर में स्वर अवश्य होगा, याद रखना, अक्षर स्वरों से ही बनता है, इसलिए स्वर युक्त व्यंजन या वर्ण को भी अक्षर कहा जाता है। जैसे क ग च, ये भी अक्षर है, क्योंकि स्वर से बना है ना। ये वर्ण तो है लेकिन एक अक्षर भी है। ठीक है, अब यहां देखो, एक अक्षर वाले शब्द, 2 अक्षर अनेकों होते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अक्षर पर, ठीक है ना। एक अक्षर वाले शब्द क्या है, आ, जो, है, आप, रोग। आप एक ही अक्षर से यहां बना हुआ है, ठीक है ना। का ये भी एक ही अक्षर है ना। देखो दूसरा, देखो 2 अक्षर वाले, अब कमल। अब देखो यहां ये जो 2 अक्षर वाले हैं यहां पर कमल, कमल कैसे हुआ, क धन मल, 2 अक्षर है ना भैया, कमल 2 अक्षर से। ठीक वैसे ही बोलना को देखो, बोल धन ना, बोलना, ये 2 अक्षर बन रहा है ना, एक अक्षर का हो गया और एक अक्षर मल हो गया। समझ गए। अब 3 अक्षर को देखो, अब ये बुलाना, बू धन ला धन ना, बू धन ला धन ना, बुलाना, बुलाना है। समझ गए। अब 4 अक्षर वाले शब्द है, देखो आवश्यकता, आ धन वश्य धन का धनता, आवश्यकता। ठीक है, ये 4 अक्षर वाले हैं। तीमारदारी तो ये है अक्षर, और विविध अक्षर होके चाहे 2 अक्षर हो गए, 3 का अक्षर बनता है और 4 शब्द का अक्षर बनता है ना भाई, 4 अक्षर के शब्द बनते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा अक्षर, बेसिक इंफॉर्मेशन है, अक्षर में कुछ ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसमें तीसरा क्या है साथियों, हमारा वर्तनी। वर्तनी क्या है, तो वर्तनी देखो, लिखने के ढंग को वर्तनी या अक्षरी कहा जाता है। वर्तनी मतलब लिखने का ढंग, और इसका सीधा संबंध उच्चारण से होता है। इसीलिए देखियो ना, वर्तनी शुद्धि नाम सुने हो, पेपर में यही आता है आपका। ये परिभाषा नहीं आया जी, ये मतलब कुछ रखे थोड़ी है ना। वर्तनी शुद्धि, ये जो वर्तनी संबंधित टॉपिक है ना, इसलिए मैंने यहां लिखा है वर्तनी शुद्धि। जैसे उज्जवल, आशीर्वाद, कितना कठिन कठिन बार बार पूछे जाने वाला शब्द है भाई ये सब। आप बिल्कुल इनको ना इम्पोर्टेंट, आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में बार बार पूछे जाने वाले वर्तनी शुद्धि वाले शब्द सर्च करोगे ना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा। आप बिल्कुल देख के जाना, पेपर में रट लो। हम बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, रिवाइज करें। आपके पास ग्रामर की बुक होगी, इसीलिए मैंने हिंदी को शुरू किया है, क्योंकि हिंदी हर किसी के पास होता है साथियों, और आप पढ़ भी सकते हो। आप चाहे 12वीं पास हो, प्री डीएलएड में हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, प्री बीएड की तैयारी कर रहे हो, आपके पास भी होगा। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से देख लो। आइए हम कुछ वर्तनी शुद्धि के शब्द भी ले लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए।
देखो एक तरफ शुद्ध दिया है, एक तरफ अशुद्ध दिया है। देख सकते हैं यहां अभ्यस्त, अभ्यस्त, ठीक है। स्थान, ये भी स्थान है। अब इसमें समझ नहीं आ रहा है क्या त्रुटि है, आ रहा है क्या समझ में? नहीं। देखो अनुकूल, अशुद्ध, अनुकूल, है ना। एक शुद्ध शुरू में दिया है, ये अशुद्ध है। देखेंगे आप, समझ में आ जाता है। अहिल्या, ये अशुद्ध अहिल्या है, अहल्या लिखते हैं। कौशल्या नहीं लिखते, भले ही सामान्य बोलचाल में गांव देहात में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कौशल्या ये इसका शुद्ध है। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप देखे हो ना शिवरी नारायण, नाम सुने हो शिवरी नारायण, लेकिन उसको शिवरी नारायण के आसपास के रहने वाले लोग क्या बोलते हैं जानते हो? सई नान, सुने हो ना। लेकिन वो एक सामान्य बोलचाल में, जब हम उसके वर्तनी पर आते हैं तो वो क्या होगा? शिवरी नारायण। लेकिन वो क्या है, जब आप एक क्षेत्रीयता की ओर जाते हो तो वो सई नान बोल देते हो। ठीक ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। चंदरपुर नाम सुने हो, हम उसको क्षेत्रीयता की दृष्टि से चंदरपुर बोलते हैं, लेकिन उसका वास्तव में सही वर्तनी में क्या उसको पढ़ोगे? चंदरपुर नहीं, चंद्रपुर पढ़ते हैं भाई। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। भले हम चंदरपुर जाथन गा ऐसे बोलते हैं, लेकिन चंद्रपुर है, सही वर्तनी में आप जाओ। ठीक ऐसे ही आप देख लेना, ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं देखो, ये है दुर्ग। अब ये सही वर्तनी, इसको दुर्ग पढ़ते हैं, लेकिन जब आप इसको उच्चारण करोगे ना, गांव में देखना दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग भी लाई के रही गा ऐसे बोलते हैं ना। बोले दुर्ग थोड़ी कहते जी, दुर्ग कैथन। ये वर्तनी है। वर्तनी अर्थात बोलने का तरीका, उच्चारण की तरीका, है ना। तो ये है। तो इसी शुद्धिकरण को जब कोई अगर वो आपको दुर्ग बोलेगा तो भाई आप दुर्ग थोड़ी लिखोगे, उसको दुर्ग ही लिखोगे। तो ये चीजें हैं। शुद्ध और अशुद्ध को आप लगातार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर है। उज्जवल, देखो ये अशुद्ध और ये उ आधा ज मिले, आधा ज व ल, उज्जवल, ये सही है और ये गलत है। यहां ज्योत्सना भी देख लो, ये अशुद्ध ज्योत्सना है, ठीक है ना। अशुद्ध ज्योत्सना है और ज्योत्सना ये ओरिजिनल है। कालिदास भी गलत है, ये कालिदास सही है। मंत्रिमंडल को भी देख लो, है ना भाई। तो ये तमाम चीजें वाल्मीकि पर जब आप आओगे, वाल्मीकि अशुद्ध और ये वाल्मीकि सही है क्या? ये ब्रह्म ऐसा नहीं, ब्रह्म ब्रह्म ऐसा रहता है। ये चिन्ह सही, ये चिन्ह गलत। तो इसको पूरा प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारा है प्रैक्टिस, इसमें तो हमने कम ही लिया हुआ है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास वर्तनी शुद्धि मिलेंगी। और यदि आप चाहते हो साथियों कि आपको इसका पीडीएफ मिले, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। पर डे की हम नोट्स यहां पर आपको दे देंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको मिल जाए। क्लास 1 वर्ण विचार करके हम दे देंगे, आप वहां से आप डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। चलिए, लेकिन ये बहुत कम है ना, आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो वर्तनी के शब्द हैं लेना पड़ेगा इधर उधर से। कहां से? आप सिर्फ YouTube देख लो जी। YouTube में मोस्ट इंपोर्टेंट को आपने एक बार डिस्कस कर ही लो। प्री बीएड प्री डीएलएड में कोई ज्यादा डीप लेवल के नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारा लिंग। लिंग नाम सुने हो, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? जेंडर। क्या बोलते हैं? जेंडर। लिंग के ठन लिंग सुने हैं तुमन? मोर ख्याल से 3 ठन सुने हुई है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। मेल जिसे पुल्लिंग बोलथन, फीमेल जिसे स्त्रीलिंग बोलथन और नपुंसक लिंग
ट्रांसजेंडर जला बोलथन ना भाई। तो ये 3 प्रकार के लिंग, और ये जो अभी मैं 3 प्रकार के लिंग बताए हैं ना, वह संस्कृत में होते। याद रखिए बात ला, संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग, लेकिन जब आते हैं हम हिंदी में, तो हिंदी में सिर्फ 2 ही प्रकार के लिंग पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हम संस्कृत ग्रामर नहीं पढ़ रहे भाई, हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, और हिंदी में लिंग के 2 प्रकार। तो पहले तो लिंग की परिभाषा पर आए, तो जिस वर्ग के माध्यम से स्त्री या पुरुष का बोध होता है, माने जेकर माध्यम से लड़की और लड़का के बोध करथन की है टूरी है कि टूरा है, वही का कहलाते, लिंग कहलाते। समझ गए? ओके। अब हिंदी में जो लिंग है उसके 2 प्रकार हैं। मैंने कहा बात हम हिंदी की कर रहे हैं ना, तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के हैं। क्या क्या है वो 2 प्रकार? एक तो है साथियों आपका पुल्लिंग, और दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को बोलते हैं मेल और स्त्री को बोलते हैं फीमेल। अंग्रेजी भी समझ लो। और एक बात बता दे, तो कई जन बुला जाते, मेल माने टूरी होई धन टूरा और फीमेल माने टूरी होई धन टूरा। तो मेल देखो भाई, मेला, मे से माँ और माँ से मर्द, मर्द माने लड़का, पुल्लिंग, मेल मतलब मर्द और फीमेल मतलब लड़की। तो माँ से मेल और माँ से मर्द, बस इन चीज ले पकड़ दो, फिर मेल और फीमेल के अंग्रेजी नाम लो जिंदगी में नहीं भूलो जी। मेल मर्द, फीमेल लड़की। समझ गए? समझ ही गए होगे भाई, हम ऐसे ही बताते हैं। चलो लिंग की पहचान पर आ जाओ। अब आपको लिंग की पहचान कैसे करना है? कोई भी वस्तु है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है। अब जेकर आप मन बैठे हुए ना हमारे क्लास देखत, वही कर के आसपास के वस्तु ला जोड़ के देखिया। अब देखो विशेषण, विशेषण नाम जानते हो? विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण कहलाता है। अब विशेषण लगाना है, जैसे लड़की, अब लड़की है, स्त्री है, धन पुरुष है, एकदम सामान्य से शुरू करा था ना मैं विशेषण बताए वाला। देखो एकदम सामान्य। अब लड़की, मैं बोले हूं लड़की, अब ये लड़की के पहली ओकर विशेषता बता। अच्छा लड़की है, अच्छा रही का, अच्छी, अच्छी, अच्छा तो सूटे नहीं करत भाई, अच्छा शब्द हम लगावो तो अच्छा लड़की है, अच्छी लड़की है, अच्छी ओकर विशेषता बता थे ना। वो लड़की की विशेषता, और लड़की की विशेषता स्त्री की तरह बता थे, मतलब वो स्त्री हो गई। जैसे सजावट, मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखो अच्छा सजावट करेगा, अच्छी सजावट है, तो अच्छी बोल दिया, मतलब सजावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। समझ गए ना? अब वाक्य बना करके दूसरे पॉइंट पर आप आ जाओ। वाक्य बना करके भी, पहला तो विशेषण से आपने, मैंने अभी बताया, उससे पहचान करोगे लिंग की, और दूसरा है वाक्य बना करके भी आप लिंग की पहचान कर लोगे। जैसे हमन कहथन ना गाय, अब गाय है लड़की है धन लड़का है रे, वो तो सब जानते कि लड़की है गाय है, लेकिन इला वाक्य के रूप में बना के देखा। गाय घास खाता है, सही है का? गाय घास खाती है, खाता है कई पे तक जमते नहीं है भाई, हम लोग खुद अटपटा लागत हो वो वाक्य है। तो गाय घास खाती है, अब खाती है आगे, मतलब एक गाय स्त्रीलिंग है। महल की सजावट अच्छी है, मैंने कहा महल की सजावट अच्छी है ना? तो ये महल की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, याद रखना। तो वाक्य बना करके भी आप बता सकते हो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। एक तो है और बहुवचन से, बहुवचन भी आप जब लगाओगे ना तो स्त्री और पुरुष की पहचान कर सकते हो। देख लो कैसे, जब आप पुल्लिंग की पहचान करोगे तो ए आ आएगा तो पुल्लिंग है, ए आ आएगा तो स्त्रीलिंग है। आ मतलब अनुनासिक, आंख वाला, तो आंख, आंख स्त्रीलिंग है, ठीक है ना? तुम्हारा आंखें बोलते हैं क्या? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मतलब लड़की की तरह प्रयोग हो रहा है, समझ रहे हो ना? जैसे देखो
महिलाएं, महिलाएं को बहुवचन बनाओगे तो महिलाओं बोलोगे क्या? नहीं, महिलाएं बोलोगे। ए आगे मतलब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है ना भाई। जैसे गाय, गाय, गायें ऐसे बोलोगे, गायें, अंक मात्रा लगाओ ना। ए मतलब स्त्रीलिंग। समझ रहे हो ना? चीजों को बिल्कुल हम सहज सरल तरीके से समझाते हैं। तो ये 3 तरीका बेस्ट ट्रिक जिससे कि आप समझ सकते हो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचान करना है। ठीक है, अब सामान्य नियम है जो कि आपके ग्रामर में दिया जाता है, उसको आप देख लो कैसे आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करनी है। पुल्लिंग समूहवाचक संज्ञा जैसे मंडल, समाज, ये सब पुल्लिंग है। दिन के नाम सोम, मंगल, बुध, गुरु, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। महीना के नाम पुल्लिंग है, जनवरी, फरवरी, कैथन होला। पर्वत का नाम हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, सब पुल्लिंग है। देश के नाम, शरीर के नाम, ये सब पुल्लिंग है। नक्षत्र, ग्रह, सब पुल्लिंग है। धातु के नाम, वृक्ष और फल के नाम, अनाज के नाम, रत्नों के नाम, हीरा, मोती, सोना, सब क्या है? पुल्लिंग है। देश के नाम, नगर का नाम भी पुल्लिंग है। सागर, द्वीप का नाम, समय, द्रव्य, पदार्थ के नाम, सभी आपका पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग, नदी का नाम स्त्रीलिंग है। गंगा नदी, जमुना या यमुना बोलते हैं ना भाई, यमुना नदी। ठीक है, तो सब पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग है? स्त्री। तो नदी का नाम स्त्रीलिंग है। बोली का नाम स्त्रीलिंग है। भाषा स्त्रीलिंग है। तिथि स्त्रीलिंग है। लिपि स्त्रीलिंग है। और भोजन भी क्या है? आदि के नाम स्त्रीलिंग में आता है। समझ गए? लेकिन आपको महत्वपूर्ण ये 3 जो है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको बस इसी को दिमाग में बैठाना है। और यदि आपने इसको दिमाग में बैठा लिया मित्रों, तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो अगला बढ़ते हैं। आज की क्लासेस में ये अंतिम वचन जिसे नंबर बोलते हैं, है ना। अब यहां आ गया वचन की बात, यहां पर आ गया नंबर की बात। तो वचन के संबंध में हम बात करते हैं तो वचन के मतलब का है? नंबर के नंबर है। नंबर मतलब संख्या, संख्या से ही तो बोलबो ना हम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते कि नहीं होए? होते। अब देखो वचन का अभिप्राय यहां संख्या से है। ठीक है, मैंने अभी कहा आप लोग को संख्या से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में एक या एक से अधिक का बोध होता है वहां पर क्या होता है? वचन। या तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, तो वही वचन कहलाता है। अब हिंदी में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ 2 मिलेंगे। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मिलते हैं भाई 3, लेकिन जब हिंदी की बात करते हैं तो सिर्फ 2 मिलेंगे। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है? ठीक है, ओके। अब पहले देख लो एक वचन क्या होता है। तो जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु का जब बोध होता है, जैसे बालिका, भाई एक ही जन के बोध होते ना। घोड़ा, हाथी, बहुवचन के बोध होते का? नहीं होते। तो ये एक वचन जहां एक व्यक्ति या एक वस्तु के बोध होता हो। बहुवचन जहां या जिस रूप में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे बालिकाएं, हम कही सकते हैं का एक जन बालक है, बहुत सारे बालिकाएं वहां बैठी है, बहुत सारी बालिकाएं खो खो देखने गई है, या बालिकाएं खो खो देखने गई है। इतके में समझ ही अब्बड़ झन गए करके तो कहूँ लग गई गुठिया के देख में ना उसने वो जानदार ही है ना भाई। घोड़े एक नहीं, घोड़े दौड़ रहे हैं, मतलब कई ठे घोड़ा दौड़ा थे। ठीक है ना भाई। चिड़िया, चिड़िया, ठीक है, ये सब क्या है? बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन समझ में आ गया। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास, आज के सेशन में हमने 5 अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किया जो कि वर्ण विचार के अंतर्गत था। ठीक है, ये वर्ण विचार के अंतर्गत हमने चर्चा किया।
और आपके वर्ण विचार में बस यही चीज है, पहला टॉपिक खत्म। समझ गए? पहला टॉपिक बिल्कुल खत्म। स्वर हमने देख लिया, व्यंजन हमने देख लिया, अक्षर हमने देख लिया, वर्तनी हमने देख लिया और लिंग भी हमने देख लिया और नंबर या वचन भी हमने देख लिया। देख लिए? आपने भी देख लिया, समझ गए होंगे। एक बार और वीडियो को देखना, रिवाइज करना, आपके पास और स्टडी मटेरियल होंगे, आप उससे भी प्रैक्टिस करना। एक चीज मैं बता दूं साथियों, मैं प्री बीएड का बुक देखा हूं, इतना बेकार दिया है। मैं किसी पब्लिकेशन का मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, मैं किसी पब्लिकेशन का, लेकिन मेरे पास एक बुक है बहुत बेकार। सिलेबस जो है वो दिया ही नहीं, दुनिया भर का भर दिया है। जिस टॉपिक सिलेबस में है ही नहीं उसी टॉपिक को वहां पर भर दिया है और बेकार है। तो बिल्कुल आप सिलेबस को पहले मोबाइल में इंटरनेट में डाउनलोड कर लेना भाई। मोबाइल को लेके जाना, दुकान जा रहे हो पुस्तक खरीदने प्री बीएड डीएड का, उसके बाद ही लेना। एक एक ठो मैच करना, वरना पछताते रह जाओगे। और हम तो भाई यहाँ पर आप सभी को दे रहे हैं, पीडीएफ देंगे, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, हम ग्रुप में डालेंगे टेलीग्राम में। आप वहां से जाकर, जो मैं अभी पढ़ाया हूं ना, ये जो पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी को ही दूंगा भाई मैं। आप बिल्कुल आप इसको ले लेंगे और ले जाके अच्छे से पढ़ेंगे पीडीएफ को, ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास था वर्ण विचार। आशा है मुझे इस क्लास की सभी डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। कल फिर चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पर। अगला जो है, जो भी है अगला है ना, उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम आपको समझाएंगे। तो कल इसी समय दोपहर 1 बजे आपसे मुलाकात होगी हिंदी के अगले टॉपिक में। 5 बजे जो अभी साथी जुड़े हैं, 5 बजे बिल्कुल जुड़े भाई। 5 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस है, आज हम उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। आप अच्छे से पढ़ेंगे, नियमित पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लासेस को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मंझनिया और जय दोपहर।